हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। जीएसपी क्रॉप साइंस लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 16 को ओपन हुआ था 18 मार्च, आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। और अगर हम बात करें गाइस, लिस्टिंग डेट का 24 मार्च का रखा गया, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 304 टू 320 रुपीज पर शेयर की प्राइस, 146 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है जो कि 400 करोड़ बुक बिल्ड आईपीओ है, 400 करोड़ का इशू साइज जो कि 1.2 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 240 करोड़, ओएफएस 160 करोड़ का किया जा रहा है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के लिस्टिंग का, तो लिस्टिंग होने जा रहा है एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डे 20 को और 23 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अगर हम बात करें इस कंपनी का ऑफर जो दिया गया है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 20% बिग एचएनआई 10, स्मॉल एचएनआई 5, रिटेल में 35% ऑफर दिया गया है, जिसमें से कंपनी में रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 46 शेयर्स मिलेंगे, 14.7 थाउजेंड पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग 2.06 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन गाइज, अगर कंपनी में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस कैटेगरी में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, उस कैटेगरी में आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट अलॉट होगा, बिग एचएनआई में 68 लॉट, स्मॉल एचएनआई में 13 लॉट ओनली अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के एंकर से 120 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। वहीं अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी में डे 1 सब्सक्राइब 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्यूआईबी और बिग एचएनआई में ही ओवर सब्सक्राइब है, जो कि क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन हुआ 1.3 टाइम का, 2.5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 32 लाख शेयर्स का बीट किया है, 102.5 करोड़ का। और बिग एचएनआई 3.4 टाइम सब्सक्राइब है, 12.5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 42.7 लाख शेयर्स का बीट किया है, 136.7 करोड़ का। और रिटेल में स्मॉल एचएनआई में 36% सब्सक्राइब है, 22.2 लाख शेयर्स का बीट किया है और 7.2 करोड़ का, जो कि अंडर सब्सक्राइब है। रिटेल में भी अंडर सब्सक्राइब है, 21% का ओनली, 9 लाख शेयर्स का बीट किया है, 29 करोड़ का। देखिए, इसी पर सिर्फ क्यूआईबी में वो फुल ओवर सब्सक्राइब है और बिग एचएनआई तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है रिटेल में, और स्मॉल एचएनआई में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल सब्सक्रिप्शन गाइज 98% का, जो कि फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, 86 लाख शेयर्स का बीट किया, 275 करोड़ का बीट करता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम इसके सब बिजनेस की बात करें गाइज, देखिए इससे पहले हम जीएमपी की बात करते हैं तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो गाइज कंपनी का जीएमपी है लगभग 0 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है, कोई खास जीएमपी नहीं है। मतलब कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के स्ट्रेटजी, तो गाइस आईपीओ जो है, अगर हम बात करें आईपीओ के बिजनेस के बारे में तो उतना ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं बता देता हूँ। कंपनी जो है 1985 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि एग्रोकेमिकल कंपनी है, जो कि कंपनी इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में के बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में का बिजनेस करती है। अगर हम फाइनेंशियल की बात करेंगे तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है अगर देखा जाए 24 में 1158 करोड़ का रेवेन्यू, 55.5 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 1301 करोड़ का रेवेन्यू, 81.4 करोड़ का प्रॉफिट, फर्स्ट हाफ में 847 करोड़ का रेवेन्यू, 81 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ किया, बट 25 का जो फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू प्रॉफिट है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी जो है फर्स्ट हाफ में बेटर परफॉर्म करता है, बहुत अच्छी परफॉर्म करता है, और सेकंड हाफ का जो परफॉर्मेंस होता है थोड़ा सा डाउन होता है, मतलब कि मिनिमम होता है परफॉर्मेंस, कोई खास परफॉर्म नहीं करता। रीजन क्या होता है? मॉनसून सीजन, जो कि फर्स्ट हाफ में ही आता है, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा पीक पर होता है इसके प्रोडक्ट्स का। तो ये एग्रोकेमिकल बिजनेस है, एग्रीकल्चरल बिजनेस है, एग्रीकल्चरल केमिकल बिजनेस है, इस वजह से गाइस। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कंपनी मेनली लोन का रिपेमेंट करना चाहता है या फिर पेमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE, RONW, ROE, ROCE 15.5 के आसपास है, PAT 9.5 और EBITDA 16.4% का, डेट टू इक्विटी 0.5 टाइम का, PB 2.8, P रेशियो 15.3 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 98.3% का, मार्केट कैप 1488.6 करोड़ के अराउंड होगा। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो गाइस मेनली कंपनी फॉर्मुलेशन से ही रेवेन्यू जनरेट करता है, 71.8% का कंट्रीब्यूशन है फॉर्मुलेशन से, उसके बाद टेक्निकल से 28.2% का,
और वहीं सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसका गुजरात और महाराष्ट्र से ही जनरेट कर रही है, जो कि 27.3 और 16.9% का राउंड है इसके टोटल रेवेन्यू का। और ज्योग्राफी वाइज बात करें तो डोमेस्टिक से 90% का और इंटरनेशनल बिजनेस से ओनली 9.6% का रेवेन्यू है। और जेनरिक प्रोडक्ट से मेनली रेवेन्यू जनरेट होता है 83% का इस बार का, जबकि 17% का है पेटेंटेड प्रोडक्ट से। और अगर हम बात करें इस कंपनी का, यहाँ पे ग्लोबल एग्रोकेमिकल सेल्स जो है लगभग 30 फाइनेंशियल ईयर तक 5.9% CAGR का ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। वहीं इंडिया की एग्रोकेमिकल मार्केट भी 9.5% CAGR का ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। और अगर हम यहाँ पे आगे अगर देखा जाए कॉम्पिटिटर की बात करें तो पीआई इंडस्ट्रीज, सुमितोमो केमिकल इंडिया, धानुका एग्रीटेक, रियलिस इंडिया, भारत रसायन इंडिया पेस्टिसाइड, एक्सेल इंडस्ट्रीज, रानबे इंडस्ट्रीज, मतलब कंपनी को कॉम्पिटिटर बहुत सारे। और इसका जो आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया ना, फुल्ली प्राइस रखी गई है आईपीओ का। अब शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में एग्रोकेमिकल एंड क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट होता है। और प्रोडक्ट्स जो कि हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो कि एग्रीकल्चर में यूज होता है, इस प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है। रिसर्च फोकस्ड कंपनी है जो कि क्रॉप प्रोटेक्शन, फॉर्मुलेशन और एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस को डेवलप कर रही है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो कि फार्मर्स और एग्रीकल्चरल डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्व कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी स्टैब्लिश कर चुका है, जिससे डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट को सपोर्ट कर रही है। एग्रीकल्चर डिमांड सेक्टर डिमांड जो है कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म नीड को क्रिएट करता है क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स के लिए। वहीं अगर हम वीकनेस की बात करेंगे तो बिजनेस परफॉर्मेंस भी हेवली डिपेंड करता है एग्रीकल्चरल साइकिल्स और सीजनल डिमांड पर, जो कि मैंने आपको बताया फर्स्ट हाफ में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, सेकंड हाफ परफॉर्मेंस में कमी आता है। प्रॉफिटेबिलिटी भी फ्लक्चुएट कर सकता है रॉ मटेरियल्स और केमिकल इनपुट प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण। रेगुलेटरी अप्रूवल्स रिक्वायर होगा एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए, जिसे कॉम्प्लायंस कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क और रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केट पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। स्केल इसका बहुत ही स्मॉलर है अगर लार्ज ग्लोबल एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें तो। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो ग्लोबल डिमांड जो है क्रॉप प्रोडक्शन केमिकल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी सॉल्यूशंस के लिए बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट में भी एक्सपैंड कर रहा है, जिससे एक्सपोर्ट रेवेन्यू को इंक्रीज कर सके। फिलहाल अभी ओनली 9% का ही जो है सो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट से, इसको एक्सपैंड करना चाहती है। स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस के डेवलपमेंट के कारण प्रॉफिट मार्जिन को इम्प्रूव कर सकता है। ग्लोबल फोकस इंक्रीज हो रहा है फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर, जिससे लॉन्ग टर्म सेक्टर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है इसका एक्सपैंड करने का पोटेंशियल है प्लांट न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज में। थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है लार्ज डोमेस्टिक और ग्लोबल एग्रोकेमिकल कंपनीज से। वेदर पैटर्न्स और क्रॉप साइकिल्स के कारण एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। और गवर्नमेंट रेगुलेशंस अगर कोई चेंज होता है पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स के ऊपर, तो गाइस प्रोडक्ट अप्रूवल्स को इम्पैक्ट कर सकती है। एग्रीकल्चरल कमोडिटी प्राइसिंग से इसमें अगर फ्लक्चुएशन होता है तो फार्मर्स का परचेजिंग कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकता है। इन्वायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी रेगुलेशंस के कारण गाइस ऑपरेशनल कॉम्प्लायंस को रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर मतलब फाइनल डिसीजन देखिए, अगर लार्ज एग्रोकेमिकल कंपनी से कंपेयर करेंगे तो कंपनी एज अ मिड स्केल क्रॉप प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर है जो कि फोकस्ड है फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स पर। वहीं अगर अदर एग्रोकेमिकल्स के कंपैरिजन में कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, फॉर्मुलेशन कैपेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन रीच पर कम्पीट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है एग्रीकल्चर एंड एग्रोकेमिकल सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ पूरी तरह से डिपेंड करता है एग्रीकल्चरल डिमांड, प्रोडक्ट इनोवेशन और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स के एक्सपेंशन पर। तो गाइज इस वजह से आईपीओ जो है ना, ये आईपीओ फुल्ली प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ है। आप इसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट हाँ फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।